स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इस साल मन की बात एडिशन में पीएम मोदी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सक्सेस स्टोरी को हाईलाइट करते हुए बताया कि किस तरह हमारे नए नवेले स्टार्टअप इकोसिस्टम ने कम समय में 100 यूनिकॉर्न्स क्रिएट करके विश्व के सामने मिसाल पेश की है। साथ ही भारत के स्टार्टअप्स की एवरेज ग्रोथ रेट यूएस, यूके और अन्य डेवलप्ड नेशंस के स्टार्टअप से भी ज्यादा है। मोर रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स और इनोवेशन की देश के लिए इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए एक नायाब स्लोगन देश को समर्पित किया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ये दोनों इवेंट्स भारत में नेशनल लेवल पर स्टार्टअप्स की बढ़ती इंपॉर्टेंस और फोकस को दर्शाते हैं। दोस्तों, भारत एंशिएंट टाइम से ही लैंड ऑफ इनोवेशन रहा है। चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए सोफिस्टिकेटेड टाउन प्लानिंग सिस्टम से लेकर सुपीरियर क्वालिटी ब्रिक्स की बात करें, या गोल्डन एज में आर्यभट्ट, सुश्रुता, चरक और पतंजलि जैसे महापुरुष, भारत दुनिया के लिए अनुसंधान की दिशा में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता रहा है। दुख की बात है कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का शिकार हुआ भारत फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय बहुत पीछे रह गया। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी प्लानिंग स्ट्रैटेजी के फेलियर की वजह से और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से चाइना और साउथ ईस्ट एशियन नेशन से भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भारत कहीं ना कहीं पीछे रह गया। लेकिन बहुत सी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के बाद आज अमृत काल में प्रवेश करता भारत इनोवेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फाइनली अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने की तरफ बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। इनोवेशन किसी भी इकोनॉमी की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और वायबिलिटी के लिए बैकबोन का काम करती है, और इनोवेशन के कल्चर को प्रमोट करने का ही रिजल्ट मिलता है न्यूली इमर्जिंग स्टार्टअप्स के रूप में। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो आज हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और किसी समय में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, इंस्पेक्टर राज और लाइसेंस राज के टैक्स की वजह से इनफेमस इंडिया आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। लेकिन दोस्तों, यही नहीं, इंडिया ने फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स की फील्ड में भी अपनी मिसाल कायम की है। आज इंडिया में 105 यूनिकॉर्न्स भी मौजूद हैं, जो हमारे देश को दुनिया में तीसरे पायदान पर खड़ा करते हैं, और रिलायबल रिपोर्ट्स के अनुसार ये नंबर अगले 3 सालों में करीब 140% तक बढ़ सकता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को कवर करने वाले इंडियन मीडिया हाउस INC 42 की लेटेस्ट द स्टेट ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 की माने तो इंडिया में 2025 तक 250 यूनिकॉर्न्स होने की उम्मीद है, जो यूएसए के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि अपने राइवल चाइना को भी इंडिया बहुत पीछे छोड़ने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के नए चैंपियन सेक्टर यूनिकॉर्न्स की। जानेंगे कि क्या होते हैं यूनिकॉर्न्स और क्या है इनकी इंपॉर्टेंस। साथ ही बात करेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से इंडिया आज चाइना से भी ज्यादा तेज यूनिकॉर्न्स बना रहा है। इसके अलावा डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्टकमिंग्स की, जो आगे के सफर में इंडिया को टैकल करनी होगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा है, और यूपीएससी मेंस के GS3 सेक्शन के इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर यह कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 31 अगस्त है, और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं।
आइए दोस्तों पहले जान ले कि स्टार्टअप और यूनिकॉर्न टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो ऐसी कोई भी प्राइवेट कमर्शियल एंटिटी जिसे रजिस्टर हुए 10 साल से ज्यादा ना हुए हो और जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा का ना हो, स्टार्टअप कहलाती है। इन स्टार्टअप्स को इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी इनके द्वारा रेज फंडिंग या कैपिटल के अनुसार फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे $1 बिलियन की वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न कहा जाता है। सिमिलरली $10 बिलियन के वैल्यूएशन वालों को डिकैक्रॉन कहा जाता है। डेटा के अनुसार इंडिया आज किसी भी और दूसरे देश से ज्यादा पेस पर यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर रहा है। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स के मामले में इंडिया इजराइल को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुका है, जिसके पास 96 यूनिकॉर्न्स हैं। साथ ही चाइना के 174 यूनिकॉर्न्स को इंडिया क्लोजली फॉलो कर रहा है। लेकिन यूनिकॉर्न्स के नंबर से ज्यादा इंडिया की पेस इंप्रेसिव है। ये जान के आपको आश्चर्य के साथ गर्व भी होगा कि इंडिया ने अपने 60% यानी 63 यूनिकॉर्न्स पिछले 20 महीनों में ही बनाए हैं। 2022 में अब तक 19 यूनिकॉर्न्स बनाए जा चुके हैं, जो 2021 में बने यूनिकॉर्न्स का ऑलमोस्ट 44% है। आज देश के 105 यूनिकॉर्न्स कलेक्टिवली करीब $341 बिलियन की वैल्यूएशन कमांड करते हैं। करीब 38 इंडियन स्टार्टअप 5 साल से कम समय में यूनिकॉर्न बनने का रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं। पिछले 2 से 3 साल इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए खासकर बहुत अच्छे रहे हैं। इंडिया का पहला हेल्थ यूनिकॉर्न इनोवेकर, पहला सोशल कॉमर्स यूनिकॉर्न मीशो और पहला ई फार्मेसी यूनिकॉर्न फार्मेजी था। ये बात हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ सामने आती है, डाइवर्सिटी। इंडिया के स्टार्टअप सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी ब्रॉड बेस्ड होने के कारण लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और कंटिन्यूअस ग्रोथ की तरफ इशारा करती है। साथ ही इसे गवर्नमेंट की ब्रॉड विजन और हमारा वाइड टैलेंट पूल भी हाईलाइट होता है। बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इंडियन यूनिकॉर्न्स की प्रेजेंस पूरी दुनिया में बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु बेस्ड कैब स्टार्टअप ओला यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी छाप बना चुका है, जबकि हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप ओयो नेपाल, मलेशिया, यूके, चाइना और यूएस में भी अपनी प्रेजेंस बना चुका है। तो दोस्तों हमने जाना कि इंडिया किस तरह दुनिया के सारे देशों को यूनिकॉर्न्स बनाने की रेस में पीछे छोड़ता जा रहा है। लेकिन क्या है वो वजह जो इंडिया को यूनिकॉर्न्स का गॉड फादर बना रहा है? आइए जानते हैं। इंडिया की डेमोग्राफी यहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक नेचुरल एडवांटेज प्रेजेंट करती है। आज इंडिया की एवरेज एज 30 इयर्स से भी कम है और करीब 64% पॉपुलेशन वर्किंग एज कैटेगरी में आती है। ये फैक्ट इंडिया को वर्ल्ड की यंगेस्ट कंट्रीज में से एक बनाता है। इस डेमोग्राफी का मेजर एडवांटेज है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण पॉपुलेशन की परचेसिंग पावर भी बढ़ रही है, जो स्टार्टअप्स के लिए अनटैप्ड मार्केट प्रेजेंट करती है। साथ ही यंग पॉपुलेशन के साथ आती है अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू एज स्टार्टअप्स जैसे कि एडटेक, लॉजिस्टिक्स, सोशल नेटवर्किंग, डेटिंग, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। यंग पॉपुलेशन की स्पेंडिंग एबिलिटी ज्यादा होती है और कंज्यूमरिज्म का कल्चर भी पॉपुलर होता है। मॉर्गन स्टैनली की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जेन जी और मिलेनियल्स हर साल $330 बिलियन स्पेंड करते हैं। मैन पावर के लिए इंडिया में हाईली एजुकेटेड यूथ अवेलेबल है, स्पेशली टेक्निकल फील्ड्स में। इंडिया के आईआईटीज और आईएससी बैंगलोर वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशंस में काउंट होते हैं। इस नेचुरल एडवांटेज के अलावा 2 और इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो आज इंडिया को पहले की तरह ग्रोथ की फील्ड में पीछे नहीं छूटने देंगे: पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दोस्तों इंडिया ने एक नहीं कम से कम 2 बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ट्रेन मिस की है, एक आज़ादी के पहले और एक आज़ादी के बाद 1980s में। इसका मेजर रीजन कहीं ना कहीं इंडिया की कोलिशन गवर्नमेंट्स भी रही हैं। कोलिशन गवर्नमेंट्स का एक मेजर ड्रॉबैक होता है कि वो लैक ऑफ कंसेंसस की वजह से पॉलिसी में अपनी दृढ़ता नहीं दिखा पाती। साथ ही ऐसी सरकारें हमेशा अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में इतनी चिंतित रहती हैं कि पॉपुलिज्म को ध्यान में रखते हुए कभी लॉन्ग टर्म टफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं लिए जाते। लेकिन 2014 से ये सिनेरियो बदल चुका है। 2 बार सक्सेसिवली पूर्ण बहुमत की सरकार के क्लियर मैंडेट के कारण पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश में लौट चुकी है, जिसकी वजह से फाइनली पॉलिसी पैरालिसिस टूट गया है। पूर्ण बहुमत की सरकार ने मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए बहुत से फार रीचिंग रिफॉर्म्स इनिशिएट करे हैं, जिस वजह से स्टार्टअप्स के बीज बोए जा सके। पहले बात करते हैं रेगुलेटरी चेंजेस की। इन्वेस्टमेंट के फ्लो को आसान बनाने के लिए बहुत से सेक्टर्स में एफडीआई की लिमिट्स को बढ़ाया गया। साथ ही इन्वेस्ट इंडिया नाम की एजेंसी लाई गई जो इन्वेस्टर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इन्वेस्टर्स की क्वेरीज से लेकर क्लियरेंसेस
और हैंड होल्डिंग तक का काम इस एजेंसी ने किया है। जहां पहले लार्ज इन्वेस्टर्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब इस बॉडी को ही डिसॉल्व कर दिया गया है और सिर्फ कुछ लिस्टेड सेंसिटिव सेक्टर्स में ही एफडीआई के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज और स्टेप्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने MCA 21 पोर्टल लॉन्च किया, जहां एंटरप्रेन्योर्स को इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सिंगल विंडो फैसिलिटी मिलती है। स्टार्टअप्स की डिमांड पर रिस्पॉन्सिवनेस दिखाते हुए फंडिंग पर लगने वाले एंजल टैक्स से भी सरकार ने स्टार्टअप्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है। साथ ही इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि वेंचर के फेल होने के केस में एग्जिट करना भी आसान हो। इसके लिए गवर्नमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आई, जिसकी वजह से स्ट्रेस्ड कंपनीज का रेजोल्यूशन या वर्स्ट केस में उनकी सेल कम से कम समय में पूरी हो सके। इन रिफॉर्म्स के रिजल्ट्स वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टमेंट के फिगर्स में देखने को मिल सकते हैं, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स की बर्थ और ग्रोथ के लिए बैकबोन का काम करते हैं। 2021 में इंडिया में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स 2020 के मुकाबले 3.8 टाइम्स ग्रो हुई, जबकि चाइना में ये सिर्फ 1.3 टाइम्स ही है। गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स का नतीजा ये हुआ कि स्टार्टिंग से लेके वाइंडिंग अप के लिए लगने वाला समय मल्टीफोल्ड कम हो चुका है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के अलावा हाईएस्ट लेवल पर पॉलिटिकल विल का डिस्प्ले एक और बड़ा फैक्टर है स्टार्टअप्स के सक्सेस के पीछे। बहुत से स्टेट्स में इन्वेस्टर समिट्स, एरो इंडिया और डिफेंस एक्सपो जैसे फोरम्स के थ्रू इंडस्ट्री लीडर्स और इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ कम्युनिकेट और कनेक्ट करने का मौका दिया गया। लेकिन दोस्तों, स्टार्टअप्स पर कोई भी डिस्कशन स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के बिना पूरा नहीं हो सकता। इन मिशंस के तहत 9 से ज्यादा एनवायरमेंटल और लेबर लॉस की कंप्लायंस को सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू अलाउ कर दिया गया। साथ ही 3 साल के लिए इनकम टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स से एग्जम्पशन भी स्टार्टअप्स को दिया गया। पेटेंट एप्लीकेशंस को फास्ट ट्रैक किया गया और 80% तक का रिबेट भी प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा हैंड होल्डिंग, इंक्यूबेशन सेंटर्स, ऑनलाइन कोर्सेज, लीगल सपोर्ट जैसे अनगिनत सपोर्ट सर्विसेज स्टार्टअप्स को प्रोवाइड की गई। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स का रिस्क पर्सपेक्टिव कम करने के लिए फिनटेक और ई-कॉमर्स जैसे फास्ट इवॉल्विंग सेक्टर्स में क्लियर कट गाइडलाइंस शुरुआत से ही भारत सरकार का फोकस रहा। इस वजह से आज ये दोनों सेक्टर्स इंडिया के बिगेस्ट यूनिकॉर्न मार्कर्स हैं। 7 में से 3 इंडियन यूनिकॉर्न्स इन दोनों सेक्टर से ही इमर्ज हुए हैं। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट चाहे कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, अगर इकोनॉमी की फंडामेंटल स्ट्रांग ना हो तो कोई भी कंट्री इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ये इंडिया का स्ट्रांग पॉइंट रहा है। आज इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। इंडिया की इन्फ्लेशन रेट डेवलपिंग कंट्रीज के स्टैंडर्ड से मॉडरेट रही है। साथ ही एक्सटर्नल डेट और फिस्कल डेफिसिट भी रीजनेबल लिमिट्स में मेंटेन्ड है। ये सारे फैक्टर्स इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुए इंडिया के एडवांटेजेस, लेकिन चाइना हमसे पीछे कैसे छूट सकता है, ये बात डाइजेस्ट करने में शायद आपको थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। आइए समझते हैं इसके पीछे के कारण। दोस्तों, पहली वजह है चाइना का ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। सोच के देखें, जिस जगह पब्लिक को इंटरनेट भी ब्राउज करने की आजादी ना हो, उस जगह इनोवेशन किस पेस से बढ़ रही होगी। चाइनीज स्टेट इस हद तक डिक्टेटोरियल है कि थोड़े क्रिटिसिज्म पर अपने ही देश के एंटरप्रेन्योर अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को किडनैप तक करवा लिया। एक कॉमन नॉलेज है कि इनोवेशन का फाउंडेशन है फ्री स्पीच और फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, जो चाइना की डिक्शनरी में आसानी से नहीं मिलता। इसके अलावा चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम आज एक बुरे दौर से गुजर रहा है। बहुत से रूरल और कोऑपरेटिव बैंक्स ने फंड की कमी के कारण डिपॉजिटर्स को अपना ही पैसा विड्रॉ करने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से चाइना को मेजर प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में चाइना का रियल इस्टेट बबल भी दुनिया के सामने आ चुका है। एवरग्रांडे जैसी बड़ी रियल इस्टेट कंपनीज भारी कर्जे में हैं और अपनी डेट पर डिफॉल्ट कर चुकी हैं। ये सिचुएशन एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहा है, जो किसी भी इन्वेस्टर की नींद उड़ाने के लिए काफी है। साथ ही इसके पीछे की एक और वजह है चाइना का पॉपुलेशन ब्लंडर। स्ट्रिक्ट वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से आज चाइनीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जगह पॉपुलेशन इम्प्लोजन की तरफ बढ़ रही है, जिसका रिजल्ट है प्रीमैच्योरली एजिंग पॉपुलेशन, जिसमें जेंडर और एज स्ट्रक्चर स्क्यूड है। इस वजह से अपने लार्ज मार्केट और लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन का एडवांटेज चाइना खोता जा रहा है। दोस्तों, कोविड पैंडेमिक के बाद जिस तरह चाइनीज गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट इंपोज कर दिया और बिना कंसल्टेशन के ड्रैकोनियन लॉकडाउन इंपोज किए, इस वजह से भी
चाइना की अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की छवि को काफी हद तक नुकसान हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ताइवान और यूएस के साथ जनरेट होते जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंस्टेबिलिटी की वजह से चाइना पर कब सैंक्शंस लग जाएंगे और कब जंग छिड़ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे रिस्की इन्वायरमेंट में कोई भी इन्वेस्टर ऑपरेट नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, स्टार्टअप इकोसिस्टम देश की ग्रोथ स्टोरी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। स्टार्टअप्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं, क्विक एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं और हाई ग्रोथ पोटेंशियल के कारण कम समय में देश के लिए ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। इंडियन स्टार्टअप्स ने अब तक 3.8 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए हैं। एप्पल, जो आज इंडिया की जीडीपी का 60% से ज्यादा वैल्यूएशन रखता है, एक समय पर स्टार्टअप ही था जो आज ग्लोबल टेक स्पेस को डोमिनेट करता है और यूएसए को एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने में योगदान दे रहा है। साथ ही स्टार्टअप्स इकोनॉमी को डाइवर्स और ब्रॉड बेस्ड बनाते हैं, जिस वजह से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ इंश्योर होती है। इनोवेटिव नेचर की वजह से नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होती हैं जो फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल रखती हैं। आगे बढ़ते हुए इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, लेकिन कुछ खामियां भी हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के स्पेस में इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्लियर व्यू रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन एक ऐसी फील्ड है जो एक रेगुलेटरी ग्रे एरिया में फंसी हुई है। पॉलिसी अनसर्टेनिटी की वजह से क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन जैसे एरियाज के स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल फंडिंग लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग का मोमेंटम स्लो होता दिख रहा है। 2021 इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए शानदार साबित हुआ, जहां 11 यूनिकॉर्न्स अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी आईपीओस के साथ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुए। 2022 में भी शुरुआत अच्छी हुई। इंडियन स्टार्टअप्स ने 11.7 बिलियन यूएस डॉलर फर्स्ट क्वार्टर में रेस कर लिए, 14 यूनिकॉर्न्स बने और टोटल 100 यूनिकॉर्न्स तक भारत मई 2022 में ही पहुंच गया। लेकिन सेकंड क्वार्टर आते आते फंडिंग मोमेंटम स्लो हो गई। जुलाई में सिर्फ 1.16 बिलियन डॉलर ही रेस किए जा सके, जो पिछले साल के मुकाबले 90% का रिडक्शन है। इसके पीछे यूरोप में कंटिन्यूइंग वॉर, राइजिंग इन्फ्लेशन रेट्स और यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जिम्मेदार है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इस फंडिंग विंटर की वजह से इंडियन यूनिकॉर्न्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी सवाल उठे हैं, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बावजूद लॉस मेकिंग है। इस वजह से लार्ज स्केल पे ऑफ्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ तक कि पेटीएम, स्विगी, ओला और जोमेटो जैसे इंडिया के डेकाक्रॉन्स भी अब तक प्रॉफिटेबल नहीं है। गुड न्यूज़ ये है कि रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई और अगस्त में फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो नेट पॉजिटिव रहे हैं। इंडिया रिसेशन की तरफ बढ़ती ग्लोबल इकोनॉमीज में अकेली उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है, जो 7% से ज्यादा की ग्रोथ का प्रॉमिस इन्वेस्टर्स को दे रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और डेकाक्रॉन्स की डेफिनेशन क्या है, डिस्कस किया कि इंडिया किस तरह न सिर्फ स्टार्टअप्स बल्कि हाई वैल्यूएशन यूनिकॉर्न्स की रेस में चाइना को बहुत पीछे छोड़ रहा है और इस सिनेरियो के क्या बेनिफिट्स इंडियन इकोनॉमी पर हो सकते हैं। आज के डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं, पर जैसा कि मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ यूनिकॉर्न? एनालाइज द ग्रोथ ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स इफ एनी। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।